हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। डोंट हरी अप, डोंट हरी अप। इस देश के मुसलमान का इस मिट्टी पे कर्ज है और इस मिट्टी का मुसलमान पे कर्ज है। इस कर्ज के रिश्ते को व्यापारी की नजर से मत देखिए। हिंदू या मुसलमान के लिए के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। हाय कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग, मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। हाथ जोड़ करके, तो हाथ जोड़ के कहता हूं सर एक चीज, देश का माहौल, और ये मैं गर्दन लेकर आ सकते हैं, आरी लेकर नहीं आ सकते। सर देश का माहौल कैसा है, इस पे एक नजर डाला जाए। गाहे बगाहे इकोनॉमिक बाइकॉट की बात होती है, गाहे बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं, गाहे बगाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल उठता है। सर इस तरह के माहौल में आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। यह महत्वपूर्ण है। चिंता इस बात की नहीं है, आप भी चुन के आए हैं, हम भी चुन के आए हैं, लेकिन चुन के आने के बाद बहुमत विजडम की गारंटी नहीं होता है। आप लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी बहुमत है तो सारा विजडम आप ही के पास है। सर माननीय सभापति महोदय, खान पान, वस्त्र, आभूषण, भाषा, इबादत, इतनी तकरार, उसमें क्या होता है ना, एक समुदाय को लग रहा है। सर मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता था। मेरी भतीजी ने मुझसे, मुंबई अभी गया था, पूछा काका मार्जिन क्या होता है, तो मैंने उसको बताया कि बचपने से हम लोगों को कॉपी में मार्जिन छोड़ने के लिए बताया जाता है, हाशिया। सर हमें आदत बन गई है हाशिए पे लोगों को छोड़ने की। हम लगातार समुदायों को हाशिए पे छोड़ रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं ये कहूंगा, प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ईदगाह, हमारे सारे साथियों ने पढ़ी होगी। ईदगाह में हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। क्या हम में से कोई बता सकता है कि दुकानदार हरिंदर था या सोहाबुद्दीन था? कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज क्या चल रहा है, हामिद खरीदेगा तो वही खरीदेगा, हरिंदर खरीदेगा तो वो हरखू के पास जाएगा। सर ये चीजें, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती है कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता, उन्हें अलग अलग। प्लीज रिक्वेस्ट यू डोंट डिस्टर्ब हिम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता। सर इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए, ये आदतें मत बदलवाइए। सर एक लखनऊ के मशहूर शायर थे, आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए, फिर नेहरू से दोस्ती थी, वापस आए तो लोगों ने पूछा क्यों आ गए? बोला यार बहुत मुसलमान थे यहाँ, लखनऊ का हूं, मिला जुला देखने की आदत थी। ये मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं सर कि ये चीजें महत्वपूर्ण है। आज सुबह से कई बार लाइटर वैन में कहा गया सौगात और तोहफा। माननीय उपसभापति महोदय, लोकतंत्र में सौगात और तोहफा नहीं हुआ करता। हम राजतंत्र में नहीं हैं, लोकतंत्र में एक एक पाई स्टेट एक्सचेकर की है, और एक एक पाई पे एक एक नागरिक का हक है, और उस नागरिक का भी है जो हाशिए पे है, और उस नागरिक का भी है जिसने जानवरों को बंद करके एक प्राइवेट जू खोल लिया है। ये हमें समझना होगा। माननीय उपसभापति महोदय, कल मैं माननीय गृह मंत्री जी को सुन रहा था। माननीय गृह मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से जो वक्फ है उसका ओरिजिन बता रहे थे। मैं तैयारी का सोर्स हम लोगों का शायद कुछ तो समान है हमारे में। तो वक्फ जो है अरबिक का शब्द है,
वक्फा से निकला, मांग लिया। और इसका मतलब है कि रिलीजियस जो पवित्र कोई काम हो, दान हो, धार्मिक काम हो, उसमें इसका इस्तेमाल हो। और अलग अलग लोग इसका प्रोनाउंसिएशन अलग करते हैं, कोई वक्फ बोलता है, कोई वकफ बोलता है। ये अलग अलग धाराएं हैं इस देश की। काबा की मस्जिद जो 622 में बनी प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम, पीस बी अपॉन हिम, वो पहली इस्लामिक वक्फ थी। उसके बाद एक चीज हम सबको याद रखना चाहिए, हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, राष्ट्र की अवधारणा से पूर्व नदियां नहीं बटी थी, संस्थाएं ऐसे नहीं बटे थे, बनते गए, उसमें सुधार भी हुआ। आप पहली बार सुधार नहीं कर रहे हैं, इसमें सुधार आगे भी होगा। मैंने कहा ना कि दिक्कत होती है कि जब आपका इंटेंट और आपका कंटेंट दोनों मैच करता है तो डर लगता है, क्योंकि उस समुदाय के बारे में सर मैं एक बात जरूर कहूंगा। इस बिल को, चूंकि बिल के कुछ बिंदुओं पे आऊं से पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन्वोक किया गया, और मैं चाहूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक लाइन कही थी, उसको बार बार पढ़िए, डेमोक्रेसी इज इनकम्पैटिबल इन इनकंसिस्टेंट विथ आइसोलेशन एंड एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज। You have to look at, honorable minister, from the angle of isolation and exclusion. और ये दोनों चीजें बहुतायत में हैं और अलग अलग जगहों पे हैं। सर, जमीन के साथ किसी व्यक्ति और किसी कौम का क्या रिश्ता होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। सच कहूं तो कई बार एहसास ये भी होता है कि विद दिस बिल इज इट अ लीगल कवर फॉर बुलडोजर? दैट स्केयर्स मी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। कमाल की बात है, मुसलमान शहरों में रहे, घेट्टो, गांव में गया, घुसपैठिया, और उनकी संस्थाएं, उनके बारे में जिक्र हो, कहा कि उसमें तो ओपेक नहीं है, सस्पेक्ट है। कॉन्स्पिरेसी के टोन में बात होती है, कॉन्स्पिरेसी के टोन में। सर, ये उचित नहीं है। आज ही आप ही के सदस्य कहते हैं, राधा मोहन जी, कि 20 करोड़ मुसलमान। सर, अगर एक घर में एक सदस्य मुसलमान है, क्या आप उसको एलिनेट होने दीजिएगा या उसको जोड़ के रखिएगा? उसकी शिकायतों को और उनसे जो शिकायतें हैं वो कैसे दूर होंगी? बैठ करके दूर होंगी। किसी को डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण बना करके अगर आप अलग करना चाहोगे तो वो उचित नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, आपने कहा, मेरे कई सदस्यों ने कहा, नॉन मुस्लिम्स को, मैं तो बड़ा तारीफ करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा पक्ष में, अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हों। इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब न बात होगी। या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा? यह उचित नहीं है माननीय उपसभापति महोदय। इसमें क्या है, मैं दूसरी चीज कहूंगा कि संपत्ति वक्फ की है अतिक्रमण के पंजीकरण के संदर्भ में। मेरे संजय जी कह चुके हैं, आपकी खुद की एफिडेविट है कि कितना डिजिटलाइज हो गया है, कितना इंक्रोचमेंट हुआ। एक छोटी सी बात कहूंगा कि एक बहुत बेहतर चीज आपने कही थी और मैंने नोट किया था सर, एक कायदे से, सॉरी, नहीं ढूंढने में जो समय लगेगा, नहीं सर, नहीं क्या सर, वो एक्चुअली एक मिनट सुनो सही सर, सुनो, ढूंढने में जो समय लगेगा उतना अतिरिक्त समय आपको मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू सर। इन्होंने कहा, अब देखिए कि 30 बरस में, प्लीज जयराम जी, 30 बरस में सिर्फ 8। सर, मैं इस बोनहोमी को तो धन्यवाद कहता हूं, लेकिन इससे मुझ जैसे सदस्य को थोड़ी दिक्कत होती है अपनी बात रखने में। बाकी अपने प्यार के लिए बहुत जगह है इजहार के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, 30 बरस में सिर्फ 8 केसेस आए। क्या कर रहे हैं हम सर? अब वक्फ बाय यूजर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। माननीय सभापति महोदय, आप मुझे देखिए, मैं भी आप ही को देखूंगा। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। कोई मस्जिद कब से यूज में है, कागजात ढूंढोगे। मैं अभी अपने बिहार का अनुभव बताता हूं। हम बहुत छोटी जोत के किसान परिवार से आते थे, दादा के टाइम से। सर, अभी वहां सर्वे हो रहा है, कागज हमें अपने घर में नहीं मिल रहा है सर। ये
और सर्वे ही बंद कर दिया बिहार की सरकार ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करने के लिए आप यूं ही एक आम अदना मुसलमान शहरी अदरवाइज वो परेशान है, पुरानी संपत्ति है, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, कहां से लाए, सब विवाद में आ जाएंगे, लिटिगेशन का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा हमारे समक्ष। और हां, आप डीएम को बहुत काम पकड़ाते हो, बेचारा डीएम लोकल लेवल पे हम कहते हैं ट्रैक्टर बन के रह गया है। जितनी आपकी योजनाएं हैं, जयंत भाई की विभाग की योजनाएं हो, किसी की डीएम नोडल ऑफिसर, और हम ये मान के भी चलते हैं कि डीएम है तो ज्ञान का सारा भंडार उसके पास है। डीएम को एक एक महकमे की मीटिंग का टाइम नहीं मिलता है, क्या क्या करेगा डीएम। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, वीकर सेक्शंस की बड़ी चर्चा इसमें की गई है, कम से कम पसमानदा, अपने हिंदू समाज में भी पसमानदा बहुत बड़े। जब जब आप लोगों के पास आग्रह करता हूं जीरो आवर के माध्यम से या किसी उपकरण से कि साहब कास्ट सेंसस करवा दो, तो आप चुप हो जाते हैं। अभी संजय जी ने कहा कि भगवान ने अगर ये व्यवस्था नहीं बनाई ऊंच नीच की, जाति व्यवस्था की, तो भगवान के समक्ष जो इबादत गाह है, जो मंदिर है, वहां क्यों ये व्यवस्था बनी रहे? क्यों नहीं आरक्षण हो? क्यों नहीं हम सुनिश्चित करें कि पूजा पद्धति किसी एक जाति विशेष के हाथ में ना हो, हर कोई उसमें भागीदारी कर सके। सर तब तो जो राष्ट्र की संकल्पना थी हमारी, हम उसको साकार कर पाएंगे। अब देखिए कंसल्टेशन, रिजिजू जी बहुत इनोसेंट चरित्र के हैं, बहुत इनोसेंट चेहरा भी है। कंसल्टेशन के इतने आंकड़े बता दिए। अब भूपेंद्र जी आप उठते हैं, लगता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लीजिएगा। हाँ सर, कंसल्टेशन, there is absolute lack of consultation. Consultation is not about we called so many meetings. Consultation is about did you listen to them? सुना या सुना दिया? आप सुनते नहीं हो, सुनाते हो। इसको संवाद नहीं कहते हैं। संवाद का मतलब होता है दोनों चीजें। और एक चीज मैं कहूंगा और वही खत्म करूंगा, संस्थागत गैर मौजूदगी मुस्लिम्स की आप इंश्योर कर रहे हैं। मैं आज इतिहास के इस कालखंड में हूं, माननीय लीडर ऑफ द हाउस है, हमारे साथी है यहाँ, 2 मिनट के बाद मेरी कही गई बात भी हिस्ट्री हो जाएगी, इतिहास बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं मोदी जी, डोंट हरी अप। इस देश के मुसलमान का इस मिट्टी पे कर्ज है और इस मिट्टी का मुसलमान पे कर्ज है। इस कर्ज के रिश्ते को व्यापारी की नजर से मत देखिए, तिजारत की नजर से मत देखिए, क्योंकि अगर वो नजर आपकी नजर में बदलाव नहीं आएगा तो माननीय उपसभापति महोदय, सब कुछ हमारा बिखर के रह जाएगा। आखिरी 1 मिनट लूंगा। मैं सोच के आया था कि क्या कहूं, और मैंने ईदगाह का जिक्र इसलिए किया, एक नूर मियां की सुरमा का भी कर सकता था। विद्रोही जी ने लिखा, उनसे पहले केदारनाथ सिंह ने लिखा। लेकिन मैं अदम कोंडवी, गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश का आभार करते हुए मैं 2 लाइन पढ़ करके अपनी बात खत्म करूंगा। हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल, पता करना बड़ा मुश्किल है कौन कहां से। हम में से कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग, मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। हाथ जोड़ के कहता हूं सर, इसको फिर से कंसल्टेशन के लिए भेजिए और एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को कमतर करिए, एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को, इन्फ्लुएंस को कमतर करिए। और पूरी दुनिया नॉमिनेटेड से इलेक्टेड पे जा रही है, आप इलेक्टेड से नॉमिनेटेड पे जा रहे हो। नॉमिनेटेड लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना सर। जय हिंद सर। धन्यवाद मनोज जी।